हेलो बच्चों, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब कभी भी दो चार्ज Q1 और Q2 वैक्यूम में r डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, कोलम्बियन फोर्स होता है, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यानी हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि जब दोनों के दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हों, वैक्यूम में रखे हों, तो उस केस में लगने वाला फोर्स जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर से लिखा जा सकता है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर यही दोनों चार्ज Q1 और Q2 जो हैं वो वैक्यूम के जगह पे किसी मीडियम में रखे हों, यानी कि दोनों के दोनों चार्ज जो हैं वो मीडियम में हैं, तो इस केस में इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसको हम F मीडियम लिखें। F क्या लिखा? मीडियम। तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इस बार देखिए हमने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ठीक इसी तरह ये जो एप्सिलॉन होगा इसको बोलेंगे वेयर एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड या उनके बीच के सेपरेशन पे ही नहीं डिपेंड करता, उन दोनों चार्ज के इंटरवेनिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता है। यानी दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे गए हैं इस बात पे भी फोर्स डिपेंड करेगा। मीन्स द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम सराउंडिंग इट। यानी चार्ज के चारों तरफ जो मीडियम है उस पर ये फोर्स डिपेंड करता है। और ये जो क्वांटिटी आपके सामने दिखाई दे रही है एप्सिलॉन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये जो एप्सिलॉन है इसको हम एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये कैपिटल के है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर के के बारे में बात किया जाए तो के कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यहां से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको कहीं कहीं एप्सिलॉन आर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन आर, दैट इज इक्वल टू के। अब ये जो के की वैल्यू है वो 1 होती है 1.000 किसके लिए? वैक्यूम के लिए। फॉर वैक्यूम के इज इक्वल टू 1.00, के इज इक्वल टू 1.002 फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.002। के इज इक्वल टू 1.008 फॉर एयर विच इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। के की वैल्यू 81 होती है फॉर वाटर। यानी अगर दोनों के दोनों चार्ज किस में रखे हों, ये जो मीडियम की बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों चार्ज किस में रखे हों? वाटर में हों, तो उसके लिए कैपिटल के की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 81। कैपिटल की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल्स के लिए। यानी अगर दोनों के दोनों चार्ज मेटल में रखे हों तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी ये जो कैपिटल के की वैल्यू है वो या तो के की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। के की वैल्यू 1 कब होगी? जब दोनों के दोनों चार्ज कहाँ रखे हों? वैक्यूम में हों।
बाकी सारे के सारे मीडियम में k की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो अगर हम इक्वालिटी साइन हटा दें तो k इज ऑलवेज ग्रेटर देन फॉर एनी मीडियम, कोई भी मीडियम ले लें x y z, तो हमेशा k की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि जब कोई भी चार्ज वैक्यूम में है और मीडियम में है तो इस केस में उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वेरी करता है, चेंज होता है। तो यानी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मीडियम में रखा हो तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, F मीडियम से डिनोट कर रहे हैं FM, वो होगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। इतनी बातें समझ में आई? यानी किसी भी मीडियम में जब चार्ज रखा जाएगा तो जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। अच्छा, जब दोनों के दोनों चार्ज वैक्यूम में हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको अगर हम F0 लिख दें सिंबॉलिक फॉर्म के लिए कि अगर दोनों के दोनों चार्ज वैक्यूम में है तो कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं F0/FM। अच्छा, F0 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और FM की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखा हुआ है FM इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जा रही हैं, कैंसिल। हमने क्या किया, F0 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया 1/4πε0 Q1 Q2/r², और FM की वैल्यू यहाँ से पुट की है 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो सारी चीज़ें जब कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ पे सिर्फ क्या और क्या बचेगा, K बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू K टाइम्स FM। जिसको और थोड़ा अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो FM इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K टाइम्स F0। मतलब कि अगर कोई भी दो चार्ज हैं, अगर वैक्यूम में है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F0 है, तो जब किसी मीडियम में रखा जाएगा तो फोर्स 1/K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अगर मान लीजिए दो चार्ज हैं, वैक्यूम में हैं, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 80 न्यूटन है, सॉरी 81 न्यूटन है। कितना है, 81 न्यूटन। और अगर यही दोनों चार्ज वाटर में रख दिए जाएं तो इनके बीच लगने वाला फोर्स 1/K टाइम्स, तो K की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, 81। वाटर के लिए K की वैल्यू कितनी है, 81। और हमने यहाँ देखा कि फोर्स 1/K टाइम्स क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो जब वही दोनों चार्ज वाटर में रखे जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। यानी फोर्स 1/81 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के सेपरेशन पे ही नहीं डिपेंड करता, साथ ही साथ ये चार्ज के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या भाई, कूलम्ब कांस्टेंट है। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया। अब इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो इसमें हमने पॉइंट वाइज तैयार किया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेट अस टेक इट। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिया है, क्या लिया है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड इज नॉट डिराइवेबल। मतलब कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे लिया गया है,
यहाँ पे किसी और कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको किसी भी तरह से मैथमेटिकली डिराइव नहीं किया जा सकता। मतलब कूलम्स लॉ कैन नॉट बी डिराइवेबल, यानी इसका डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ओनली अ फिजिकल ऑब्जर्वेशन। लेकिन आज तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसा इवेंट ऑब्जर्व नहीं हुआ जो इस कूलम्स लॉ को फॉलो ना करे, इसलिए कूलम्स लॉ अभी तक यूनिवर्सल बना हुआ है, यानी पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में हर जगह ये ट्रू होता है। लेकिन ये जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिजिकल ऑब्जर्वेशन है। इसका कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या मैथमेटिकल डेरिवेशन अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने लिया, दिस लॉ इज एनालॉगस टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये जो कूलम्स लॉ है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ही जैसा है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो इसको हम लोग एक मैच कराएंगे, कूलम्स लॉ वर्सेस ग्रेविटेशनल लॉ। तो उस मैच में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। अभी बस आप यहाँ ये मान करके चलें कि ये जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या है, एनालॉगस है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब आप लोग बखूबी समझते होंगे, अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर कोई चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है क्या, Q2, तो पहला चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं वो क्या है, F21, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, और पहले पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा, दूसरा। उसको मैंने क्या नाम दिया था, F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो F12 इज इक्वल टू मैंने बताया था माइनस F21, यानी ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब पहला चार्ज दूसरे पे अगर एक्शन लगाएगा तो ठीक उतना ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा चार्ज पहले पे क्या लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। यानी जो कूलम्स लॉ ने जिस फोर्स की बात की, जिसको कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ये कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव नेचर का है। कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। देयर आर टू क्राइटेरिया फॉर द फोर्सेज, वन इज कंजर्वेटिव एंड अनदर इज नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इस पे आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। बस हम ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जो कूलम्स लॉ है वो किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर कभी भी कोई फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कूलम्स लॉ में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब कि कूलम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर 2 पॉइंट चार्जेज एट रेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ की औकात क्या है, ये कहाँ तक वैलिड है, कहाँ इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, तो आप ये पॉइंट
वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आंसर के लिए सफिशिएंट होगा। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, जो किस में हो, रेस्ट में हो। मतलब कि अगर कोई चार्ज है और वो बैलगाड़ी पे चल रहा है और एक दूसरा चार्ज है जो घोड़ा गाड़ी पे जा रहा है, तो दोनों के दोनों चार्ज किस में है, मोशन में है, तो वहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कूलम्स लॉ उस चार्ज के लिए वैलिड है जो कि किस में हो, रेस्ट में हो, मतलब कि स्टैटिक चार्ज के लिए अवेलेबल है। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैटिक चार्ज। ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। अगर दोनों के दोनों चार्ज रेस्ट में हैं, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेज एट रेस्ट। अब यहाँ एक बात समझ लेते हैं किसकी, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, पॉइंट चार्ज। तो हमने 11th में पढ़ा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद है सबको? जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, अरे भाई ट्रेन जिसको कहते हैं, उसकी लंबाई 50 मीटर है। रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 50 मीटर, 50 मीटर, और वो रेलगाड़ी 5000 किलोमीटर की यात्रा करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज 5000 किलोमीटर and the length of that train is only 50 meter. In this situation, the length of the train is very less in comparison to distance traveled by the train. So in that case, train is treated as point object. तो इस केस में हम ट्रेन को क्या मान लेते थे, point object। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल बॉडी है और इस पे चार्ज अवेलेबल है, बहुत सारा चार्ज है इसके सरफेस पे चारों तरफ, टोटल कितना चार्ज है, Q। तो इस पूरे चार्ज Q को इसके सरफेस पे ना अज्यूम करके हम कहाँ अज्यूम कर लेंगे कि पूरा का पूरा चार्ज जो है इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो इस केस में स्फेरिकल बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो किस तरह बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो कूलम्स लॉ है वो किसके के लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। और किसके लिए वैलिड है, और किसके लिए वैलिड है, जो चार्ज रेस्ट में होते हैं। ऐसे मान लीजिए हमारे पास एक इतना बड़ा गोला है, वो चार्ज है, और यहीं पे दूसरा गोला, वो भी चार्ज है। दोनों पास पास रखे हो तो बड़ा बड़ा गोला दिखाई देगा। लेकिन अगर उसी दोनों गोले को लार्ज डिस्टेंस पर रख दिया जाए, जैसे एक गोला हमारे पास है और एक गोला तुम्हारे पास है, बहुत दूर बैठे हो ना, दूर बैठ के देख रहे हो, 500 किलोमीटर दूरी पे मान लो बैठ के देख रहे हो, तो जो गोला मेरे पास है वो 500 किलोमीटर से देखोगे तो तुमको बहुत छोटा सा एकदम पॉइंट सा दिखेगा, और जो तुम्हारे पास गोला है वो भी हमको कैसा दिखेगा, पॉइंट साइज का दिखेगा। तब यहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। Coulomb's law is valid for point charges which are at rest। यानी ऐसे चार्ज जो रेस्ट में हो और पॉइंट शेप के हों, वहाँ पे हम Coulomb's law अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Coulomb's law, तो आप बताएंगे Coulomb's law is valid for point charges at rest। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्नशॉस थ्योरम। अर्नशॉस थ्योरम बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि द इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कूलम्बियम फोर्सेस अलोन कैन नेवर बी स्टेबल। यानी अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q2, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। ये कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, कैन नेवर बी स्टेबल। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे तो अर्नशॉस थ्योरम से ये पता चल रहा है
कि द इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ कोलम्बियन फोर्सेज अलोन कैन नेवर बी स्टेबल, यानी इस चार्ज Q2 पर एक ही कोलम्बियन फोर्स लगेगा तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो अगर स्टेबिलिटी हम खोज रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करें, इसके सेंटर पे दूसरा चार्ज रख दें। सपोज कर लेता है कैपिटल Q रख दिया, Q1 पॉजिटिव है तो ये प्लस कैपिटल Q को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, और ये Q2 भी पॉजिटिव है तो ये प्लस Q को इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। अब अगर ये रिपल्सिव फोर्स F1 और ये वाला रिपल्सिव फोर्स F2 दोनों इक्वल हो गए, F1 इज इक्वल टू F2, तो इस केस में ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर सिंगल चार्ज हो, हाँ, कोलम्बियन फोर्स अलोन, तो वो कभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं आ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। बड़ा मज़ा आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो की पॉइंट है उसको पहले समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हमने क्या लिखा, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट influenced by neighboring चार्जेस। बहुत ही मज़ेदार बात है। ऐसे मान लो दो चार्ज हैं, पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी इनका एक अपना पर्सनल इंटरैक्शन है। दूसरे पे पहले ने फोर्स लगाया F21, पहले पे दूसरे ने लगाया F12। तो चलो भाई, बड़ा मज़ा आया। अब अगर इनके चारों तरफ सराउंडिंग में कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो ना तो F12 पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना तो F12 पे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फ़र्क क्या पड़ेगा, अब Q3 भी Q2 से इंटरैक्शन लेने लगेगा, यानी Q3 जो है वो Q2 को रिपल करेगा। कितना फोर्स लगा के, F23 फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड ऑन सेकेंड, और Q3 क्या करेगा, Q1 को भी रिपल करना शुरू करेगा। कितने फोर्स से, F13 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। तो तीसरा चार्ज Q3 आया, जिसकी वजह से पहले से प्रेजेंट Q1 और Q2 के बीच लगने वाले फोर्स F21 और F12 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है की पॉइंट किसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस अवेलेबल हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Qn, यानी n चार्ज है इस सिस्टम में, और यहाँ कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ Q, तो इस कैपिटल Q चार्ज पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3, Q4, Q5, यानी सारे के सारे चार्ज कैपिटल Q पे फोर्स लगाएंगे, और जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन अप टू Fn। मतलब कि द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, यानी सिस्टम में जितने भी इंडिविजुअल चार्ज हैं सब के सब कैपिटल Q पे फोर्स लगा रहे हैं। तो कैपिटल Q पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q is given by vector sum of all the forces applied by the individual charges। तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो अभी तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और साथ ही साथ ये देखा कि चार्ज कैसे इंटरैक्ट करते हैं
कितना इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन किन किन बातों पे डिपेंड करता है। मतलब कि हमने चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ कूलम्स लॉ को डिस्कस किया। तो ये जो चार्ज है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि चार्ज इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। इन द सेम वे मास इज ऑल्सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर, यानी जहाँ मैटर है वहाँ मास भी होगा और चार्ज भी होगा। तो इस तरह से चार्ज और मास को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रख करके डिस्कस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि मास और चार्ज में क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो आइए एक मैच रखा हमने किसके किसके बारे में, किसके किसके बीच में, चार्ज और मास के बीच में। दिस मैच इज गोइंग टू बी प्ले इन बिटवीन चार्ज एंड मास, सो द नेम ऑफ द मैच इज चार्ज वर्सेस मास। तो बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और वहीं पे मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको दो कैटेगरी में रखते हैं। एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होता है, और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल से डिराइव करते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनमें से एक है मास। तो मास हमारा कैसी क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और वहीं पे जो चार्ज है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी करंट और टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी। आई फंडामेंटल, करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट और टाइम के टर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए चार्ज कैसा फिजिकल क्वांटिटी हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात यह है कि जो चार्ज होगा वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास होगा ही होगा। इट कैन एग्जिस्ट, यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ी हो गई है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये नॉट ऐड कर लेंगे यहाँ पे, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। वहीं पे जो मास है वो एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के, यानी मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर अनचार्ज बॉडी है तो उसमें मास होगा, चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर चार्ज बॉडी है तो वहाँ पे चार्ज के साथ साथ मास होगा ही होगा। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, चार्ज की दो कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव। There are two types of charges, positive and negative, while the category of mass is of only one type। यानी मास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का होता है, वो क्या है, पॉजिटिव। अच्छा एक बात और बता दे, चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और मास भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन चार्ज एंड मास, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो हमने लिखा है इट इज कंजर्व्ड, और मास में लिखा है नॉट कंजर्व्ड। मतलब कि जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो कंजर्व होता ही होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है, चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन मास कंजर्व नहीं होता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड व्हाइल द चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा चार्ज भी क्वांटाइज होता है और मास भी क्वांटाइज होता है। इट इज क्वांटाइज, इट इज ऑल्सो क्वांटाइज। मतलब चार्ज एज वेल एज मास बोथ आर क्वांटाइज। चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, मास भी क्वांटाइज्ड है। लेकिन जो चार्ज का क्वांटा है वो क्या है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मास का अभी भी कोई क्वांटा डिसाइड नहीं हो पाया है। इट इज ऑल्सो, मास इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, बट क्वांटा ऑफ मास इज नॉट एट क्लियर, नॉट एट डिसाइडेड, while the quanta of charge is decided, that is small e, basic unit of charge 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इस ये जो मैच था वो टोटल का टोटल फिक्सिंग मैच हुआ, पहले से ही सब कुछ फिक्स है, मैंने बस थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दिया है अपने लैंग्वेज में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कूलम वर्सेस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी जो कूलम्स लॉ है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको हम एक प्लेटफॉर्म पे रख कर डिस्कस करते हैं।
यहाँ सपोज कर लीजिए कि दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना R, तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और वहीं पर अगर दो मास हैं M1 और M2 और उनके बीच का सेपरेशन R है, तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस इज जी M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये दोनों चार्ज जो हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, और यहाँ पे दोनों के दोनों जो मास हैं वो कैसे मास हैं? पॉइंट मासेस हैं। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ से देंगे, और मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ से पता करेंगे। अब इन दोनों लॉज में या इन दोनों फोर्सेज में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो आइए चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिससिमिलरिटी है। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, ये दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं। बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज, दोनों के दोनों क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये वर्क करते हैं। बोथ द लॉज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई आर स्क्वायर के। बोथ द लॉज यानी कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों के दोनों क्या फॉलो करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिमिलरिटी ये है कि बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये तो बात रही कि सिमिलरिटी की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो पता चल गया क्या क्या सिमिलरिटीज़ है भाई। दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेज होते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, और दोनों के दोनों फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब बात आती है किसकी? डिससिमिलरिटीज़ की, कि व्हाट आर द डिससिमिलरिटीज़। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Fe इज़ वेरी वेरी लार्जर दैन Fg, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीक फोर्स है। यानी जब दोनों के दोनों फोर्स Fe और Fg दोनों एक साथ अवेलेबल होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देंगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी वीक फोर्स है। Fe को हम अप्रिशिएट करेंगे, Fe को कंसीडर करेंगे, और Fg को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों के बीच मास है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों पे चार्ज है तो दोनों क्या कर रहे होंगे? रिपल। तो रिपल्सन जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है ड्यू टू चार्ज, और जो अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू मास। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी वीक होता है। इसलिए जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हों, एक पास रखे हों, तो उस समय हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट डिससिमिलरिटी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस है, दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब लाइक चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, तो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो ये डिससिमिलरिटी है
Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट डिसिमिलरिटी ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। Fe डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस while Fg does not depends on the medium between masses। जैसे मान लीजिए अर्थ है और सन है, दोनों के पास मास है, दोनों के पास क्या है, मास, दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सूर्य ग्रहण लग गया, सोलर एक्लिप्स आ गया, तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में कोई थर्ड बॉडी आ जाती है। तो थर्ड बॉडी आ जाने की वजह से अर्थ और सन के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये डिसिमिलरिटीज है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस while the gravitational force between two masses does not depends on the medium between the masses। तो इस तरह से हम लोगों ने चार्ज और मास के को एक साथ कंपेयर किया, फिर कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक साथ कंपेयर किया। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ पे बेस्ड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।